हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं आज आपके फिजिक्स में 10 नंबर पक्के करवाने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्या करवाने जा रहा हूँ जिससे आपके 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये तो आपको बाद में पता ही चल जाएगा कि मैं क्या करवाने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं क्या करवाने वाला हूँ वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैं वो चीज़ करवाने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं करवाता। जी हाँ, कोई भी नहीं करवाता। जैसा कि आपने YouTube पे देखे होंगे, बहुत बार सर्च भी किया होगा कि फिजिक्स के कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इससे रिलेटेड कुछ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिलते, उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चंस या फिर सॉल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चंस तो बतेरे मिल जाते हैं, क्वेश्चंस तो आपके बुक में भी हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस जो है वो मेन चीज़ होती है। तो वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें वीडियो में हम देखेंगे क्या, वैसे हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन 10 क्वेश्चंस में आप ये मत समझना कि मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि उन 10 क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको इतनी चीज़ें करवा दूंगा कि आपके 10 नंबर तो मिनिमम से मिनिमम आपके पक्के हैं फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक पैसेंजर है या फिर कोई बंदा है, वो बस से उतर रहा है और वो बस की डायरेक्शन में, बस जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उस डायरेक्शन में गिर जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसा क्यों है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लॉ एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज हिज फीट कम टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड एंड रिमेनिंग बॉडी कंटिन्यूज टू मूव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तब भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वीडियो में ये जो पॉइंट है वो क्लियर करूँ। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने जब ज़मीन पे अपना कदम रखा तो उसका जो कदम थे वो तो जो यानी पैर थे वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन जो उसकी बॉडी है, रिमेनिंग बॉडी है ना, वो तो अभी भी मोशन में ही है ना, तो इसके कारण वो गिर गया आगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ रिजिड बॉल विद स्पीड u एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल इज। ठीक है, यानी एक बॉल है जिसका मास है m और वो किसी एक बॉल पे मारी गई तो उसकी स्पीड थी u है, तो फिर वो दीवार से लग के, जैसा कि हम सिंपल ऐसे बॉल से खेलते हैं, दीवार पे मारी वो वापस आती है। ठीक है, तो वो उसी स्पीड से वापस आई, तो इसका इम्पल्स क्या आता है। ठीक है, इसका इम्पल्स क्या होगा, तो देखते हैं। इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, माइनस एम यू, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, एम यू। तो ये था हमारा जो मास था वो था एम और स्पीड थी यू, यानी ये सिंपल सा है एम और यू है ना, इसमें हमें कोई भी वैल्यू पुट ही नहीं करनी। ठीक है, तो इम्पल्स जो हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी माइनस एम यू, यानी ये हो गया माइनस 2mu। तो आंसर हमारा क्या हुआ, माइनस 2mu। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, प्रेशर जो है किसी, अगर लिक्विड पे हम किसी भी पॉइंट पे लगाते हैं तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो वो डिपेंड नहीं करता शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमें एक फॉर्मूला है हमारा P इक्वल्स टू HdG। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर करेंगे, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है P इक्वल टू HdG। ये हमें क्या बताता है कि ये हमें डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट दैट पॉइंट ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। यानी ये कह रहा है कि ये डिपेंड करता है जो डेप्थ है पॉइंट की, है ना, जो भी जिस भी पॉइंट पे हम प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डेप्थ पे ये डिपेंड करता है।
ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करता है और उस पॉइंट के नेचर पे करता है, ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, उसके नेचर पे करता है। तो इसमें तीनों मतलब जो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें 3 तो यानी जिस पे वो करता है, तो उसमें क्या नहीं दे रखा है, इसमें ये नहीं दे रखा शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड डेंसिटी 500 किलोग्राम क्यूबिक मीटर इज फ्लोटिंग ऑन वाटर फॉर द बॉडी टू सिंक द मिनिमम एडिशनल मास टू बी एडेड टू द बॉडी इज, ठीक है, यानी कह रहा है कोई एक बॉडी है, उसका मास है 100 किलोग्राम और डेंसिटी है 500 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, ठीक है, वो वाटर पे फ्लोट कर रही है, ठीक है, और उसके अंदर हमें कितना मास ऐड करना पड़ेगा ताकि वो जो बॉडी है वो सिंक हो सके, ठीक है, यानी कि तैर सके, ठीक। तो क्या होता है, मास जो है हमें दे रखा है 100 किलोग्राम, डेंसिटी यानी रो दे रखी है हमें 500 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करती है, मास अपॉन में रो इक्वल टू 100 अपॉन में 500 इक्वल्स टू 0.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है, या कि मीटर क्यूब, ठीक। तब जो हमारा जो जब कोई बॉडी पानी में जाती है तो आपने देखा होगा कि पानी डिस्प्लेस हो जाता है उस जगह से, तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, वो हुआ वॉल्यूम इंटू रो इंटू ग्रेविटी, ठीक है, जी यानी, ठीक है, 0.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में जी, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 200 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें मिल गया कितना पानी हटा है, ठीक है, तो हमें इतना ही वेट होना चाहिए उस पर, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जितना पानी हटा है उतना ही वेट अगर पानी पे होगा, है ना, तो वो चीज़ तैरेगी, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी जो है, बॉडी का मास क्या था, हमारे पास था 100 किलोग्राम, है ना, तो सिंक होने के लिए कितना चाहिए, 200 किलोग्राम, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम हमारा आंसर हो गया। अब यह है 5th क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर इन, साउंड वेव किस में फास्टर ट्रेवल करती हैं, तो वो करती हैं लिक्विड में, ऐसा क्यों, साउंड वेव ट्रेवल फास्टर एंड मोर effectively in liquid than in air and travel even more effectively in solid. This concept is particularly hard to believe since our general experience lead us to hear reduce or garbled sound water or behind a solid door. यानी ये कह रहा है कि जो है हमारा साउंड है वो फास्टर ट्रेवल करता है एयर के मुकाबले और सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने जनरल एक्सपीरियंस से देखें तो हमें पानी में से आवाज़ कम सुनाई देती है, और अगर कोई दरवाज़ा है सॉलिड है, ठीक है, उससे हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रेडार सिस्टम्स। वैसे आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी फास्ट भाग रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसीलिए क्योंकि आपके 10 क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ठीक है, तो जैसे यहाँ से वैसे मेन आता है, ठीक है, उस पॉइंट से, यानी उस पॉइंट के मकसद से यहाँ से हमारा मेन है कि जैसे कि मैंने बताया कि साउंड वेव फास्टर किस में ट्रेवल करता है, लिक्विड में। और अगर जैसे आप किसी अपने पेपर में साउंड का कोई क्वेश्चन आया हुआ है और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप साउंड के बारे में लिख सकते हैं कि साउंड जो है फास्टर ट्रैवल करता है ना, एयर के मुकाबले और सॉलिड के मुकाबले, है ना, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये है वो, है ना। तो आप ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को ना लिखें, है ना, कि मतलब अगर कुछ पूछा है तो कुछ और लिख रहे हैं, है ना, साउंड के बारे में पूछा है तो आप कोई गाना लिख के आ रहे हैं, उसके बजाय आप अगर ये है ना, अगर आप ये भी लिख के आते हैं ना, तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं वैसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आता हो तभी लिखें, वरना ना लिखें, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, साउंड्स के जगह पे अगर आपको नहीं आता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रेडार सिस्टम्स आर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, है ना, या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। माइक्रोवेव्स में क्या यूज़ होता है, तो होता है ट्रांसवर्स, ठीक है।
जो रेडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं हमारे, है ना। माइक्रोवेव, ये हमारा माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ठीक है, ये वेव्स है, तरंगे, ठीक है। तो वो होते हैं ट्रांसवर्सल वेव्स, ठीक है, रेडार सिस्टम में जो यूज़ होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये लेमन सीरीज, पैशन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पीफन सीरीज, ठीक है। तो अब जैसे इसमें पूछ लिया कि विजिबल रेंज, ठीक है, विजिबल रेंज के बारे में पूछ लिया कि कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन की जो विजिबल रेंज में आती है, ठीक है। तो ये है बाल्मर सीरीज, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लेमन सीरीज जो है वो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, और बाल्मर सीरीज आती है विजिबल रीजन में। तो हमसे विजिबल रीजन पूछा था तो हमने विजिबल ये बता दिया, बाल्मर सीरीज, ठीक है। और अगर हमसे पूछ ले क्वेश्चंस में कि इन्फेरेडिड रीजन में जो आती है तो वो होता है पी फंड और पाश्चन सीरीज, ठीक है, ये आते हैं इन्फेरेडिड रीजन में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। द मेन एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड इज, ये है हमारा रिसीवर फॉर टीवी रिमोट्स, ठीक है। ये हम पे 4 दे रखे हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रिसीवर्स फॉर टीवी रिमोट्स, कैलकुलेटर्स, सैटेलाइट पावर सिस्टम। तो जो एप्लीकेशन यूज होती है ना फोटोडायोड में, फोटोडायोड की जो एप्लीकेशंस है तो वो क्या है। Photodiodes are used in consumer electronic devices such as a compact displayer, smoke detector, medical devices, and the receivers for television to the air conditioner, ठीक है। यानी अगर आपसे ये ना पूछ के अगर आपसे फोटोडायोड के बारे में पूछ लिया तो भी आप ये लिख सकते हो, एप्लीकेशन पूछ लिया तो आप ये लिख सकते हो, है ना। तो उसमें बता सकते हो कि जैसे कि हमारा टीवी का रिमोट है वो भी एक रिसीवर है, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी बता सकते हो, इससे आपको ये एक आइडिया हो गया, ठीक है, फोटोडायोड में आप क्या लिख सकते हो। अभी है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। जैसे ये हमारा एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट, ठीक है। हमारा बेसिक लॉजिक गेट कौन सा नहीं है, और गेट, ठीक है। और गेट एक लॉजिकल गेट तो है लेकिन वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, ठीक है। अगर आप गेट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से इसकी फंक्शनिंग बताऊं, ठीक है, बेसिक गेट्स कौन से होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन 30 डेज, the time taken to disintegrate the 3/4 of the original mass is, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 30 डेज की है, ठीक, और उसमें उसको 3/4, है ना, जो उसका ओरिजिनल मास है ना, उसमें डिसइंटीग्रेट होने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है इसका वैसे तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये एक ट्रिक है हमारे पास, ठीक। ट्रिक कैसे है, अगर आप वैसे करते तो एन नोट, है ना, फिर उसमें लैम्डा निकालते, उसका टाइम निकालते, है ना, तो ऐसा बहुत लंबा पड़ जाता। तो फिर अब ये हमारे पास ट्रिक क्या है, हाफ लाइफ जो है वो है हमारे पास 1/2, ठीक, वो हो गई हमारे पास 30 डेज, ठीक। और अगर हमारे पास इसका 1/4 निकालना हो, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 30 × 2 ये हो गया 60 डेज, यानी हम पे हो गई हाफ का हो गया 30 डेज, है ना, 1/4 का हो गया 60 डेज, ठीक। और अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आता है 3/4 जो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 90 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।